नमस्कार। आइए आज एक चुनावी क्षेत्र की कहानी से कहीं ज्यादा डेटा पर आधारित गवर्नेंस का एक जरूरी सबक समझते हैं। असम के नलबाड़ी का ये जो विश्लेषण है, ये हमें दिखाता है कि कैसे जमीनी हकीकत, आंकड़ों और एक सही रणनीति को जोड़कर राजनीति को लोगों की सेवा का एक ताकतवर जरिया बनाया जा सकता है। इस पूरे सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले नलबाड़ी की जमीन को समझेंगे, फिर जनादेश का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि पिछले 1 दशक में क्या बदला, जमीनी मशीनरी किस हाल में है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब कुछ डेटा से इंसान के सम्मान तक कैसे पहुंचता है। देखिए, किसी भी सियासी विश्लेषण की जड़ें वो जमीन में होती हैं। वोटों के प्रतिशत और आंकड़ों से भी पहले हमें उस मिट्टी और उन लोगों को समझना पड़ता है जिनकी जिंदगी इन फैसलों से बनती या बिगड़ती है। तो यह है नलबाड़ी, असम का एक ऐसा इलाका जहां की पहचान खेती किसानी से है। हमारी ये पड़ताल यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जिसकी अपनी एक अलग भौगोलिक और सामाजिक बनावट है। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है सूखा। सोचिए जरा, जब बारिश सामान्य से 76% कम हो जाए और 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल तबाह हो जाए, तो ये सिर्फ एक मौसम का आंकड़ा नहीं रहता, ये लोगों की रोजी रोटी, उनके आज और कल, उनके वजूद का सवाल बन जाता है। तो यहाँ का सामाजिक ताना बाना कैसा है? कुल मिलाकर 2 लाख से कुछ ज्यादा वोटर हैं। आबादी में लगभग 79% हिंदू और 20% मुस्लिम हैं। ज्यादातर लोग असमिया भाषा बोलते हैं। और जैसा कि हमने कहा, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर टिकी है। मतलब साफ है, सूखे की मार हर घर पर सीधे सीधे पड़ती है। अच्छा, तो जमीन की हकीकत तो हमने समझ ली। अब जरा पिछले चुनाव के नतीजों पर, उन आंकड़ों पर गौर करते हैं। ये नंबर हमें बताते हैं कि लोगों ने क्या फैसला सुनाया, और शायद ये भी कि क्यों सुनाया। लगभग 87%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि नलबाड़ी के लोग सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, अपने हक को लेकर जागरूक हैं। वो वोट करते हैं बदलाव की उम्मीद में। और ये वो नंबर है जो पूरी चुनावी लड़ाई का पैमाना तय कर देता है। लगभग 50,000, 49,457 वोटों का मार्जिन। ये एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। इसे पाटने के लिए किसी मामूली नहीं, बल्कि एक असाधारण रणनीति की जरूरत होगी। वोट शेयर में करीब 28% का ये जो अंतर है ना, यही इस पूरी केस स्टडी की सबसे बड़ी पहेली है। सवाल सिर्फ हार या जीत का नहीं है। सवाल ये है कि वोटरों का इतना बड़ा हिस्सा विपक्ष से इतनी दूर क्यों खड़ा है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा अंतर ये रातों रात तो नहीं बना होगा। इसे समझने के लिए हमें 2021 से थोड़ा पीछे चलना होगा। पिछले 1 दशक की सियासी यात्रा को देखना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। 2011 तक कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखती है, लेकिन फिर 2011 और 2016 के बीच कुछ तो ऐसा हुआ जिसने सारे समीकरण पलट दिए। बीजेपी का वोट शेयर 10% से उछलकर सीधे 63% के पास पहुंच गया। ये एक जबरदस्त सियासी बदलाव था। ये बदलाव सिर्फ कुछ चेहरों या पार्टियों का नहीं है। ये इशारा करता है कि सिस्टम में, अर्थव्यवस्था में, समाज में कुछ गहरा बदल रहा है। और एक मजबूत लोकतंत्र में ये सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सही जानकारी के साथ बहस का मौका दे और हर एक इंसान के सम्मान को सबसे ऊपर रखे। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि जो विपक्षी दल है, उसकी जमीनी मशीनरी आज किस हाल में है, उसकी अपनी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं, और बाहर के माहौल में उसके लिए क्या मौके और क्या खतरे हैं। अंदर की हालत देखें तो चुनौतियां साफ हैं। बूथ लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है, लोगों तक कोई साफ मैसेज नहीं जा रहा। डिजिटल दुनिया में तो मौजूदगी है ही नहीं, और उम्मीदवार पर भरोसे की भी कमी है। मतलब संगठन को जमीन से बिल्कुल नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन लोगों के लिए, आम आदमी के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे ऊपर है किसानों की परेशानी, बेरोजगारी और महंगाई। लोगों की बुनियादी जरूरतें, रोजी रोटी के सवाल बाकी हर मुद्दे पर भारी हैं। और यहीं एक असरदार रणनीति का असली केंद्र छिपा है। तो इन सब चुनौतियों का विश्लेषण करने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। यहीं पर एक रणनीतिक खाका सामने आता है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। एक मजबूत 4 आयामी नजरिया। पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति। इसका मतलब है ग्रामीण और नए वोटरों पर खास ध्यान देना, किसानों के संकट और युवाओं की बेरोजगारी को अपनी आवाज बनाना, वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन की राह तलाशना, और बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट करके एक एक गांव का भरोसा जीतना। दूसरा स्तंभ है संगठन को फिर से खड़ा करना। मतलब बूथ पर कार्यकर्ताओं की तुरंत भर्ती और ट्रेनिंग हो, खेती जैसे जरूरी मुद्दों पर अलग से कमिटियां बने,
राज्य और जिले की टीमें मिलकर काम करें और रोज छोटी छोटी बैठकें करके जमीनी नेटवर्क को दोबारा मजबूत किया जाए। तीसरा स्तंभ है सही कहानी, सही नैरेटिव बनाना। एक ऐसी कहानी जो एकता और विकास की उम्मीद जगाए, जो सूखा और नौकरी जैसे स्थानीय मुद्दों पर मौजूदा सरकार की लापरवाही को सामने लाए, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति का जवाब सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के संदेश से दे। और चौथा स्तंभ है संसाधनों का सही इस्तेमाल। इसका मतलब है लोकल मीडिया पर पैसा लगाना, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए आज की पीढ़ी तक पहुंचना और फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक तेज तर्रार टीम तैयार करना। और हाँ, जब हम डेटा पर आधारित रणनीतियों की बात करते हैं तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। लोगों की किसी भी जानकारी का इस्तेमाल हमेशा भरोसे और उनकी सहमति पर ही टिका होना चाहिए, क्योंकि उनकी निजता उनका मौलिक अधिकार है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी इसी बुनियादी जिम्मेदारी पर जोर देता है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सार पर आते हैं। ये सफर शुरू तो आंकड़ों और रणनीतियों से हुआ, पर इसकी मंजिल राजनीति के असल मकसद से जुड़ी है, लोगों की सेवा और उनका सम्मान। याद रखिए, असली जीत वोटों के अंतर में नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान में मापी जाती है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। डेटा, रणनीति, ये सब सिर्फ रास्ते हैं। असली लक्ष्य हर नागरिक का सम्मान और उसकी भलाई सुनिश्चित करना है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।